जी बेटा, आवाज आ रही है? हेलो। यस सर, आवाज आ रही है। यस सर, आ रही है आवाज। चलें बेटा, हम स्टार्ट करते हैं। तो अरे सर, आज हम बेटा थोड़ा सा पढ़ेंगे, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको ज़रूरी आने चाहिए। उससे पहले हम मशीन पोर्शन स्टार्ट करें कि जो सीरीज़ और पैरेलल सर्किट्स होते हैं वो क्या होते हैं, और रेजिस्टिव के केस में क्या होते हैं, कैपेसिटिव के केस में क्या होते हैं, इंडक्टिव के केस में क्या होते हैं। ये तीनों चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं। रेजिस्टर क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है और इंडक्टर क्या होता है। इनके हमने शेप्स भी पढ़ी हुई है। ये वाली चीज़ हमारे पास रजिस्टर होती है, इसको हम आर से डिनोट करते हैं। ये वाली चीज़ हमारे पास कैपेसिटर होती है, इसको हम सी से डिनोट करते हैं। और ये वाली चीज़ हमारे पास इंडक्टर होती है और इसको एल से डिनोट करते हैं। ये ओहम्स होते हैं, ये फैराड होते हैं और ये हेनरी में होते हैं। अच्छा, सीरीज और पैरेलल का सर्किट ये का मतलब है जहाँ पे आपके पास एक या एक से ज़्यादा रजिस्टर लगे हों या कैपेसिटर लगे हों या इंडक्टर लगे हों। से मेरे पास, पहले हम स्टार्ट से थोड़ा बेसिक लेते हैं। पहले हमने ये डिस्कस किया था कि मेरे पास अगर ये एक वोल्टेज सोर्स है तो एक यहाँ पे रजिस्टर लगा हुआ था, ठीक है, और यहाँ पे कोई वोल्ट थे, ऊपर पॉजिटिव था, नीचे नेगेटिव था, और यहाँ से करंट फ्लो होता था। और मैंने बताया था कि जो करंट फ्लो होता है वो V इज इक्वल टू IR होता है। ओहम्स लॉ हमने पढ़ा था। तो अगर इनमें से कोई दो वैल्यूज़ का पता है तो तीसरी वैल्यू हम कैलकुलेट इस फार्मूले से कर सकते थे। से अगर करंट यहाँ पे 2 एम्पेयर है और रेजिस्टेंस जो है वो 2 ओहम है, आसानी के लिए ये कर लेते हैं। तो जो वोल्टेज होगी, 2 ओहम करंट, 2 एम्पेयर करंट और 2 ओहम रेजिस्टर, वो 4 वोल्ट हो जाएगी। यहाँ पे 4 वोल्ट है, ठीक है। तो इस तरह ये बेसिक सर्किट थे। अब ये वाले थे सिंपल सर्किट। अभी अब सर्किट ऐसे आ जाएंगे जहाँ पे एक से ज़्यादा जो होगा वो आपके पास सोर्सेज होंगे। अब ये जब इसकी मैंने बात की थी, तब मैंने कहा था कि सारे के सारे वोल्टेज जब इसमें से करंट फ्लो होना शुरू होता है तो इसके अक्रॉस आ जाते हैं। तो ये वाला सारे का सारा भी इधर आ जाएगा, ठीक हो गया। अब मेरे पास कोई ऐसा सर्किट है जहाँ पे एक से ज़्यादा रजिस्टर लगे हुए हैं। मैं दो तरह के सर्किट ड्रॉ करने लगा हूँ, फिर इनको देखता हूँ। यहाँ पे मेरे पास वोल्टेज है, यहाँ पे अब दो रजिस्टर लगे हुए हैं। एक को मैं R1 कह दूंगा, एक को मैं R2 कह दूंगा, और यहाँ पे ऐसे करंट फ्लो हो रहा है। दूसरा सर्किट मेरे पास कुछ इस तरह का हो सकता है। यहाँ पे R1 लगा हुआ है,
R1 यूज कर लिया, इसको R3 कह देते हैं। और इसके यहाँ पे R4 लगा हुआ। ठीक हो गया बेटा? इसको VS कह देते हैं, VS1, और इसको VS2 कह देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे तो करंट ऐसे फ्लो हो रहा था, यहाँ से निकलता था, दोनों रेजिस्टेंस से होता था, यहाँ पे जाता था। यहाँ पे अब जो करंट होगा यहाँ से निकलेगा अपनी सप्लाई से, यहाँ पे आके दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। एक यहाँ पे चला जाएगा और एक यहाँ पे चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आके फिर रिकम्बाइन हो जाएगा और आपका सर्किट में वापस चला जाएगा। ठीक है, समझ आ गई यहाँ तक? क्या हो गया, सो रहे सारे? यस सर, समझ आ गई है। तो ये जो सर्किट होता है जहाँ पे आपके पास करंट के फ्लो का एक ही पाथ होता है, एक ही करंट गुजर सकता है, इस सर्किट को हम सीरीज सर्किट बोलते हैं। जिस सर्किट में करंट के फ्लो का एक ही पाथ होता है उसको हम सीरीज सर्किट बोलते हैं, और जिस सर्किट में करंट के फ्लो के एक से ज़्यादा पाथ होते हैं उसको हम पैरेलल सर्किट बोलते हैं। तो इस तरह का सर्किट हमारा पैरेलल होता है और इस तरह का सर्किट हमारा सीरीज होता है। अब इनकी कुछ खूबियां हैं जो हमारी आगे जाके इंटरेस्ट में आएंगी जब हम अपने मशीन पोर्शन में जाएंगे। वो ये है कि यहाँ पे आपका करंट जो होता है, जो कि आई है, वो कांस्टेंट होता है। जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो सारी जितने भी एलिमेंट्स लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5, सब में से सेम करंट फ्लो हो रहा होगा। ठीक हो गया? लेकिन इसमें जो वोल्टेज होती है वो डिवाइड हो जाती है। डिवाइड का मतलब है तकसीम हो जाती है। तो जो वोल्टेज आपके पास ये वाली है वो आगे जाके हर एलिमेंट में थोड़ी थोड़ी तकसीम हो जाएगी। ठीक हो गया? करंट कांस्टेंट होता है, करंट का एक पाथ होता है, ठीक हो गया, और वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। ये जो सर्किट है, जो आपका पैरेलल सर्किट होता है, उसमें आपका जो वोल्टेज होता है हर एलिमेंट के साथ कांस्टेंट होता है, वोल्टेज सेम रहता है हर एलिमेंट में। जो करंट होता है वो डिवाइड हो जाता है। और इसमें मोर देन वन पाथ फॉर फ्लो ऑफ। ठीक हो गया? इसमें करंट का एक से ज्यादा गुजरने के रास्ते होते हैं। अच्छा, अब इसमें जो वोल्टेज है ये VS1 वोल्टेज है, तो VS1 इधर डिवाइड होगी, VS1 1 बोल लें इसको, और कुछ VS1 जो है वो यहाँ पे डिवाइड होगी। वो इनकी वैल्यू पे डिपेंड करता है कितनी कितनी डिवाइड होगी। ठीक है, VS1 2, इसमें जो वोल्टेज है वो सेम रहेगी,
ठीक है, यहाँ पे VS2 वोल्टेज होगी और ये VS2 R3 के क्रॉस भी यही होगी और R4 के क्रॉस भी यही होगी। यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव, और ये VS2 होगी, और यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव, और ये भी VS2 होगी। अलबत्ता यहाँ पे करंट डिवाइड होगा। यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगा इसमें से वो I1 होगा, और यहाँ पे जो आपका करंट फ्लो करेगा वो I2 होगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो वोल्टेज है जो कि VS1 थी वो बराबर होगी ये वोल्टेज, क्योंकि ये सारी की सारी वोल्टेज इन दोनों ब्रांचेस में डिवाइड होनी है। तो जो VS1 है वो बराबर होगी VS11 के जमा VS12 के। ठीक हो गया। अब V क्या होता है? V मुझे पता है, V हमारे पास IR होगा, VS1 क्या होगा? VS1 होगा I, क्योंकि इसमें कांस्टेंट है तो I के यही आ जाएगा, और यहाँ पे R1 आ जाएगा। जमा VS2 क्या होगा? IR होता है, ये भी ओहम्स लॉ के साथ। तो I इसमें कांस्टेंट है तो I एज इट इज आ जाएगा, और R2 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। अब इसमें I दोनों में कॉमन है, एक ही वैल्यू है, तो मैं इसमें से I कॉमन ले लेता हूँ। तो I R इक्वल टू I कॉमन आ गया, अंदर आ जाएगा R1 प्लस R2। ये I इससे कट जाएगा तो मेरे पास रह जाएगा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। अच्छा, इसका मतलब है ये जो हमारे पास रिलेशन आया है कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस होती है टोटल, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं इन दोनों को जमा करके एक बड़ी रेजिस्टेंस के तौर पे भी लिख सकता हूँ। अब जो मैं इन दोनों को जमा करूंगा वो रेजिस्टेंस यहाँ पे आ जाएगी, जो R थी नीचे मैंने ये वाली निकाली, तो यहाँ पे V और यहाँ पे I। तो इस सर्किट को मैं छोटा सर्किट बना के ऐसे भी लिख सकता हूँ अगर मैं इन दोनों रेजिस्टेंसेस को जमा कर दूँ। तो ये अगर मैंने कैलकुलेशन कहीं इजी करनी हो तो मैं ये काम भी कर सकता हूँ। आगे में जब हम इसको मशीन पोर्शन में जाएंगे इन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स की बड़ी ज़रूरत पड़ेगी हमें। अच्छा, अब इस केस में क्या होता है? इस केस में वोल्टेज तो कांस्टेंट रहती है, लेकिन मुझे पता है कि करंट डिवाइड होता है। तो मेजर करंट जो यहाँ से निकला था वो आपका I था, ठीक है। जो आपका I होगा मेजर करंट, वो आगे जाके दो करंट्स में डिवाइड हुआ था, एक यहाँ पे I1 जमा एक यहाँ पे हुआ था I2। अच्छा, अगर V इज इक्वल टू IR होता है जैसे मैंने ओहम्स लॉ में पढ़ा था, V इज इक्वल टू I R, तो I क्या होगा फिर? V ओवर R हो जाएगा, V ओवर R।
ठीक है, जी आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। भाई अभी आ रही है? आ रही है क्लियर। किसी और बच्चे को भी आवाज का इश्यू हो रहा है? अब नो आ रही है सर, सर जी। क्लियर आ रही है। बेटा आप अपना इंटरनेट चेक करें। हाँ, मेरा ख्याल है बाकी सबको आ रही है। क्लियर है। यस सर। अच्छा बेटा, जो आपका आय होगा वो आपका वी ओवर आर हो जाएगा, और ये वी आपका वी एस टू है। ठीक हो गया? और आई वन जो यहाँ से गुजर रहा है आर थ्री में से, वो आपका, क्योंकि वोल्टेज सेम है तो वो आपका वी एस टू डिवाइडेड बाई आर थ्री हो जाएगा। आई ई बोल देते हैं इसको, क्योंकि आई हमने वो सात वाली ब्रांच में यूज़ किया। आई टोटल हो जाएगा प्लस इसके क्रॉस भी वोल्टेज आर फोर के क्रॉस भी वोल्टेज वी एस टू ही है, क्योंकि वोल्टेज कांस्टेंट रहता है इसमें। तो ये आपका वी एस टू डिवाइडेड बाई आर फोर हो जाएगा। अब वी एस टू इधर से कॉमन आ सकता है, तो आपका वी एस टू डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू वी एस टू मैंने कॉमन ले लिया और अंदर बच जाएगा वन ओवर आर थ्री प्लस वन ओवर आर फोर। ये इससे कट जाएगा, मेरे पास जो रह जाएगा वो वन ओवर आर टी इज इक्वल टू वन ओवर आर थ्री प्लस वन ओवर आर फोर। अच्छा, अगर मैं पैरेलल सर्किट को कुछ आसान सर्किट में लिखना चाहूँ तो इस सर्किट को मैं इस सर्किट में लिख सकता हूँ एक रेजिस्टेंस के साथ। ठीक है, आर टी के साथ यहाँ पे वी एस टू ही रहेगा, और यहाँ पे एक करंट हो जाएगा आई। मैं इसको तब लिख सकता हूँ जब ये जो आर टी की वैल्यू है वो मैं ऐसे निकालूंगा। ठीक है, अगर आप सीरीज सर्किट में, मेरे पास यहाँ तक ठीक है? जी सर ठीक है। सर आर टी क्यों लिखा है नीचे? आर टी का मतलब है टोटल रेजिस्टेंस, इन दोनों को वन ओवर मिला आर के। टी क्यों लिखा है सर जी आपने? बेटा वो तो अच्छा, फॉर्मूले से आया है ना। आर टी वो का मतलब पीछे है, वाले में जो है सीरीज वो जस्ट आर इसलिए नहीं यूज किया कि आर यहाँ पे सीरीज में यूज हो आपने रहा लिखा ही नहीं था आर टी मतलब। है। सीरीज में इसलिए नहीं इस पे यहाँ पे इसलिए लिख दिया कि वहां पे आर लिखा हुआ है तो कंफ्यूज ना हो जाए, वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट है ये। ठीक है ना? सीरीज में इसलिए ठीक है नहीं लिखा कि आप ये ना समझे कि ये आर और ये आर सेम है, इसलिए मैंने इसके साथ आर टी लिख दिया ताकि पता चले कि ये कोई और वैल्यू है, वो कोई और वैल्यू है। ठीक हो ओके गया? सर। अच्छा, अब अगर मेरे पास एक से ज्यादा सीरीज में वैल्यूज आती हैं तो उनको मुझे पता है कि मैं रजिस्टर की केस की बात कर रहा हूँ। अगर मेरे पास रजिस्टर में एक से ज्यादा वैल्यूज आती हैं सीरीज में, यहाँ पे मेरे पास रजिस्टर लगा है, अच्छा
R1, R2, R3, R4, यहाँ पे वोल्टेज है। तो इन सारी को जो टोटल होगी वो मैं सारियों को सिंपल एडिशन कर सकता हूँ। जो मेरे पास फाइनल आर आ जाएगा, आर टी लिख लें इसको, वो मेरे पास R1, R2 जितनी भी होंगी उनको मैं सिंपल जमा कर सकता हूँ जो सीरीज में होंगी, और उसको मैं एक वैल्यू लिख सकता हूँ क्योंकि ये मुझे ज़रूरत पड़ती है करंट कैलकुलेट करने के लिए, टोटल करंट क्या गुजर है। तो फिर मैं सबको जमा करके आर टी लिख लेता हूँ, उससे अपना करंट कैलकुलेट कर लेता हूँ। उसके बाद इंडिविजुअल के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक है। और अगर मेरे पास पैरेलल में एक से ज़्यादा रेजिस्टेंसेज आती हैं, अच्छा एक से ज़्यादा अगर मेरे पास आती हैं वैल्यूज़, तो फिर मैं क्या करूँगा, एक से ज़्यादा अगर मेरे पास आती हैं तो इनको मैं टोटल लिख सकता हूँ 1/RT इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। तो जितनी भी ये होती जाएंगी मैं 1 ओवर करके साथ जमा करता जाऊंगा इसको। इसमें भी जितनी ज़्यादा होती जाएंगी मैं 1 साथ सिंपल एडिशन करता जाऊंगा। ठीक हो गया। अच्छा क्लियर है बेटा अभी तक? सर यस सर क्लियर है। यस अच्छा सर। अभी अगर हमारे पास रजिस्टर की बजाय इंडक्टर होता फिर क्या होता? सर ये क्वेश्चन हाँ जी बेटा पूछें। सर आपने सीरीज और पैरेलल में कॉम्बिनेशन बताया था, उसके अंदर आप सर वो जो आपने सीरीज के अंदर आपने रेजिस्टेंस करंट को आपने डिवाइड नहीं किया, मतलब कम हो जाता है। करंट पैरेलल में कम होता है, सीरीज पे पैरेलल में कम नहीं करंट होता। डिवाइड होता है। हाँ जी जी सर, तो उसकी कोई एग्जांपल वगैरह मैथमेटिकली हो जाए। मैं अभी बता देता हूँ, इसमें डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जब मेरे पास इंडक्टेंस होती है और वो मैं किसी सोर्स के साथ अटैच करता हूँ, तो इंडक्टेंस में भी इंडक्टेंस हम वैसे डीसी के साथ अटैच नहीं करते क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो इसको हम एसी के साथ ही अटैच करते हैं। अच्छा इंडक्टेंस क्या होती है? जब इंडक्टेंस भी आपस में सीरीज में होती है तो उसके करंट के फ्लो का एक ही पाथ होता है। तो जो टोटल इंडक्टेंस होती है एल टी, वो जिस तरह रेजिस्टेंस मेरे पास थी सिंपल सम, वो ये भी मेरे पास सिंपल सम ही होती है। ठीक हो गया। तो इसको भी जितनी मेरे पास इंडक्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होती जाएंगी मैं साथ सिंपल उसको ऐड करता जाऊंगा। ठीक है। अगर मेरे पास इंडक्टेंस पैरेलल में है
तो AC सोर्सेज होते हैं उनको मैं ऐसे लिखता हूँ, ठीक है। जो DC सोर्सेज होते हैं उनको मैं ऐसे लिखता हूँ, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, क्योंकि DC का पॉजिटिव नेगेटिव चेंज नहीं होता है, AC का पॉजिटिव नेगेटिव चेंज होता रहता है। अगर मेरे पास एक से ज़्यादा, ये रेजिस्टेंस टाइप ही बन गई, L1 L2, अगर मेरे पास एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो वो भी रेजिस्टेंस की तरह ही 1/LT इज इक्वल टू 1/L 1 प्लस 1/L, उसी तरह ही इसका ऐड हो जाता है। जब बच्चे ने भी एक क्वेश्चन पूछा है कि करंट डिवाइड होता है, वो क्यों होता है? बेटा जब आपका यहाँ सोर्स होता है, सोर्स से जब आपका करंट बाहर निकलता है तो उसके बाद जब वो इस पॉइंट पे पहुंचता है, यहाँ पे ये अगर इस वोल्टेज को मैं Vs बोलूँ तो यहाँ पे Vs वोल्टेज होती है। अब यहाँ पे भी सेम वोल्टेज है, से अभी फर्स्ट साइकिल है तो यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है, तो यहाँ पे भी सेम वोल्टेज है जो यहाँ पे वोल्टेज थी, यहाँ पे Vs थी और यहाँ पे भी Vs है। अब तीनों पे वोल्टेज डेवलप हो गई है। अब वोल्टेज डेवलप होने से क्या होता है कि जब मेरे पास सर्किट कंप्लीट होता है और वोल्टेज डेवलप हो जाती है तो उस वहाँ से करंट को फ्लो करवाने की कोशिश करती है। अब यहाँ पे भी वोल्टेज डेवलप हो गई है, यहाँ पे भी वोल्टेज डेवलप हो गई है, अब वो करंट को फ्लो करवाएगी क्योंकि सर्किट कंप्लीट है, सर्किट कहीं से ब्रेक नहीं है। तो यहाँ पे जब वो आएगी तो उसके पास दो ऑप्शन होंगी, यहाँ तो यहाँ पे करंट फ्लो करवाए और यहाँ पे करंट फ्लो करवाए, लेकिन दोनों साइड पे सर्किट जो है वो कंप्लीट है। तो वो क्या करता है, वो यहाँ से भी करंट फ्लो करवा देता है और यहाँ से भी करंट फ्लो करवा देता है। अब ये करंट कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि जो मेरा यहाँ पे एलिमेंट लगा हुआ है उसकी वैल्यू क्या है। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा है या इंडक्टेंस ज़्यादा है तो यहाँ से कम करंट फ्लो होगा क्योंकि यहाँ पे ऑपोजिशन ज़्यादा है, और यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस कम है तो यहाँ से ज़्यादा करंट फ्लो होगा। उसकी मिसाल इसकी तरह ही है कि रेजिस्टेंस ज़्यादा होने का मतलब है कि आपकी वायर पतली होगी, या आपकी अगर आप गाड़ियों की एग्जांपल लें तो रोड छोटी होगी और गाड़ियाँ ज़्यादा हैं तो ज़ाहिर है वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता जाएगा, ठीक है, कम फ्लो होगा वहाँ पे। और अगर आपकी रोड बड़ी है, ठीक है, दैट मीन्स कि आपकी वायर मोटी है और रेजिस्टेंस आपकी कम है तो वहाँ से आपका ज़्यादा करंट फ्लो होगा। तो इसलिए आपका यहाँ पे करंट आगे डिवाइड हो जाता है दो हिस्सों में, क्योंकि यहाँ से भी इसको गुजरने का है और यहाँ पे भी। अगर मैं एक और ब्रांच यहाँ पे बनाऊँ और उसको ओपन छोड़ दूँ, अब यहाँ पे कोई ब्रांच नहीं लगी हुई, यहाँ पे करंट जो है वो मतलब यहाँ से जो सर्किट आपका कंप्लीट नहीं है। अब यहाँ पे भी वोल्टेज वही होगी क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, लेकिन यहाँ से करंट फ्लो नहीं होगा क्योंकि करंट फ्लो होने के लिए पाथ कंप्लीट नहीं है। जब तक मैं इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाता नहीं हूँ यहाँ से करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक हो गया? चलें आगे। यस अच्छा, तीसरा हमारे पास जो एलिमेंट था जिसको हम डिस्कस कर रहे थे वो था कैपेसिटर। कैपेसिटर में इंडक्टर और रेजिस्टर से उल्टा होता है। से मेरे पास दो कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए हैं, कैपेसिटर को C से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये मेरे पास C1 हो जाएगा और ये C2 हो जाएगा और यहाँ पे मेरे पास वोल्टेज अटैच है। तो कैपेसिटर में क्या होता है कि जब मेरे पास कैपेसिटर दो पैरेलल में लगे होते हैं तो जो मेरे पास टोटल कैपेसिटेंस होती है वो मेरे पास 1/CT इज इक्वल टू 1/C
C1 प्लस 1/C2। ठीक हो गया। कैपेसिटर में आपका रेजिस्टर और इंडक्टर से उल्टा होता है केस। और अगर मेरे पास कैपेसिटर पैरेलल में लगे हों C1 C2 V, तो अब जो मेरे पास CT होगा वो C1 प्लस C2 होगा। ठीक हो गया। तो ये आपने याद रखना है कि जो रेजिस्टेंस का केस है, जो कैपेसिटर और इंडक्टर का केस है, इंडक्टेंस, वो दोनों सेम होते हैं और कैपेसिटर उनसे उल्टा होता है। ये अगर ऐसे हैं तो ये ऐसे होगा। तो आप कोई भी एक याद रख लें, रेजिस्टर याद रख लें, इंडक्टर उस तरह का होगा, कैपेसिटर उससे उल्टा होगा। ठीक हो गया। तो जब हम उनको शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं सर्किट्स को, तो उनकी कंबाइन इफेक्ट देखते हैं, दोनों इंडक्टेंसेस का या दोनों कैपेसिटेंसेस का या दोनों रेजिस्टेंसेस का, तो वहाँ पे हम दोनों को कंबाइन कर लेते हैं और कंबाइन करके हम इस तरीके से उनको कंबाइन कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो उसको इम्पीडेंस वगैरह को मेरा ख्याल कल पढ़ लें, इम्पीडेंस को अभी पढ़ लें थोड़ा सा और, यहाँ काफ़ी है? काफी है सर। चलें, क्योंकि इम्पीडेंस का थोड़ा सा कंसेप्ट इम्पोर्टेंट है, तो इम्पीडेंस को हम कल पढ़ लेते हैं। सही है बेटा। कोई क्वेश्चन अभी तक? यस सर। अभी तक कोई क्वेश्चन, कोई चीज़ समझ नहीं आई? कोई क्वेश्चन है किसी बच्चे को? नो सर। अच्छा, कोई फीडबैक है कि कोई तेज तो नहीं पढ़ रहे, या मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बेसिक से लेके जाऊँ ताकि आपको सारी चीज़ों का आइडिया हो जाए हम कर क्या रहे हैं, क्योंकि आप सिविल वाले हैं, आपको इन चीज़ों का कंसेप्ट मेरा ख्याल है नहीं होगा। स्लाइड्स कब तक मिलती हैं? क्या कह रहे हो बेटा? स्लाइड्स कब तक मिल जाएंगी सर, इसकी आउटलाइन? स्लाइड्स बेटा इसकी मैं बना रहा हूँ, इसकी मेरा ख्याल है कि इस वीक के एंड पे हमारा ये वाला पोर्शन ख़त्म हो जाएगा बेसिक इंट्रोडक्शन का, और साथ ही आपको सारों की स्लाइड मिल जाएंगी। लेक्चर्स में साथ साथ आपके अपलोड करता जा रहा हूँ। लेक्चर्स अभी तक जितने हुए हैं वो हमने अपलोड कर दिए हुए हैं। कोई और मसला मसाइल आप लोगों का? नो सर। चलें बेटा, आप मुझे अटेंडेंस सेंड कर दें आज की। ओके सर, ग्रुप में शेयर कर शेयर कर दें। ठीक है बेटा, ये मान लो।